आगे हम लोग देखते हैं लीग के आंदोलन का अंत और प्रमुख कारक। इसमें ठोस संगठनात्मक संरचना और समन्वय का अभाव रहा। सन 1917-18 में धार्मिक संघर्षों ने भी ध्यान भटका दिया और सुधारों के वादे यानी मोंटेग्यू का 1917 का वक्तव्य और बेसेंट की रिहाई नरमपंथियों को शांत किया। उग्रवादियों के निष्क्रिय प्रतिरोध के आह्वान ने उदारवादी भागीदारी को हतोत्साहित कर दिया और 1918 के सुधारों ने राष्ट्रवादी नेताओं को विभाजित कर दिया था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तिलक की अनुपस्थिति और बेसेंट के अनिर्णयवादी सिद्धांतों ने आंदोलन को नेतृत्व विहीन बना दिया। 1920 में गांधी जी ने बेसेंट के होम रूल लीग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एकजुट करते हुए उसे स्वराज्य सभा में बदल दिया था। उसके बाद देखते हैं इसके मुख्य सिद्धांत के बारे में। तो इसका स्वशासन लक्ष्य था। केंद्र सरकार में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधायी प्रतिनिधियों में वेटेज प्रणाली और केंद्रीय विधान परिषद की शक्ति यानी 150 सदस्य, लेकिन 4 और 5 प्रांतीय विधायक चुने गए। प्रत्यक्ष चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार, सामुदायिक विधेयकों पर वीटो शक्ति और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी पुनरुत्थान 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रवाद में परिवर्तन देखा गया, जिसमें विशेषकर आर्थिक संकट, अधूरे वादे और वैश्विक वैचारिक बदलाव प्रमुख कारक थे। औद्योगिक मंदी, बेरोजगारी और उच्च करों का बोझ श्रमिकों, किसानों एवं लौटने वाले सैनिकों पर पड़ा। युद्धकालीन योगदान के कारण राजनीतिक वादे पूरे नहीं हुए, जिससे असंतोष को बढ़ावा मिला और पेरिस शांति सम्मेलन और रूस से मोह भंग की क्रांति ने प्रतिरोध आंदोलनों को प्रेरित किया। आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक कारकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नवीनीकृत किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोंटेग्यू की अगस्त 1917 की घोषणा। तो घोषणा पत्र ने भारत के रुख को स्वीकार करते हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया और इस घोषणा में भारत में स्वशासी संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया था। इसने जिम्मेदार सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति पर जोर दिया, जहां शासक न केवल अंग्रेजों के लिए बल्कि निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों के प्रति भी जवाबदेह होंगे। नेक्स्ट है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1918 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, एडविन मोंटेग्यू जो कि राज्य सचिव थे, उनके नेतृत्व में भारत के लिए और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि वायसराय थे, इनका उद्देश्य भारत में संवैधानिक परिवर्तन लाना था, जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में परिणत हुआ। जब 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पास हुआ, तब लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया और इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि द्वैध शासन का अर्थ है प्रांतों के विषयों का विभाजन 2 श्रेणियों में कर दिया गया। द्वैध शासन ने प्रांतीय स्तर पर शासन व्यवस्था में दोहरे शासन की शुरुआत की और लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। कार्यकारी प्राधिकरण को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय जैसे कानून और व्यवस्था, वित्त, गवर्नर और उसके नौकरशाहों की कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका प्रशासन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों द्वारा किया जाता था, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। कार्यकारी पार्षदों की विधायिका के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी और संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यपाल हस्तांतरित विषयों का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है और राज्य सचिव तथा गवर्नर जनरल केवल आरक्षित विषयों में ही हस्तक्षेप कर सकते हैं। 70% निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, सांप्रदायिक और वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों की समेकित प्रणाली, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया और विधानमंडल कानून बनाने की पहल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है और अस्वीकृत बजट को बहाल करने के लिए राज्यपाल के पास वीटो शक्ति और अधिकार था। केंद्र सरकार का उत्तरदायी सरकार न होना यानी अखिल भारतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का कोई प्रावधान नहीं। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी बना रहा। प्रशासन के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सूचियां बनी और वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों पर नियंत्रण बनाए रखा और गवर्नर जनरल के पास बजट कटौती बहाल करने
और बिल प्रमाणित करने और अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियां थीं। केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 सदस्य और राज्य परिषद इसमें 60 सदस्य होते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, जिनमें केवल पुरुष सदस्य होते थे, और केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। विधायिकाओं को या विधायकों का बजट पर सीमित नियंत्रण था। बजट का 75% हिस्सा गैर मतदान योग्य था, और वित्त सहित महत्वपूर्ण समितियों में कुछ भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, और इस परिवर्तन के तहत अब से भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश राजकोष से भुगतान किया जाना था। भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसे 6 साल तक लंदन में अपना पद संभालना था और जिसका कर्तव्य यूरोप में भारतीय व्यापार की देखभाल करना था। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करें तो हसन इमाम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक माना तथा प्रभावी सुशासन की मांग की। तिलक ने अयोग्य और निराशाजनक कहा, यानी एक सूर्यहीन सुबह, और एनी बेसेंट ने इसे इंग्लैंड से प्रस्ताव देने और भारतीय रुख को स्वीकार करने में अयोग्य माना। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी चरण 1918 से लेकर 1922 तक का। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन पर साहित्यिक प्रभाव पड़ा जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट और एमर्सन और थोरो, सिविल डिसओबीडियंस और बाइबल और गीता। महात्मा गांधी ने गुजरात के भावनगर में स्थित सामलदास आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई की। उस समय उस इलाके में यही एकमात्र संस्थान था जहां से डिग्री की पढ़ाई की जाती थी। हालांकि बाद में गांधी जी ने कॉलेज छोड़ दिया और पोरबंदर में अपने परिवार के पास वापस लौट आए। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया और 3 साल बाद सफलतापूर्वक अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर ली। गांधी जी के साहित्यिक कृतियों के बारे में जाने तो पहला था हिंद स्वराज 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये उनकी आत्मकथा है। इंडियन ओपिनियन, एशियाई संपादक 1903 से 1915, हरिजन, यंग इंडिया और सॉन्ग फॉर प्रिजन, प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी अनुवाद, ये सब उनकी साहित्यिक कृतियां थीं। महात्मा गांधी के अन्य नाम, जैसे महात्मा गांधी का नाम महात्मा या संत कैसे पड़ा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1917 में दिया गया। मंगल बाबा या नंगा बाबा कवालियो द्वारा कहा गया 1930 में, और विंस्टन चर्चिल द्वारा 1931 में महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया, और सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की थी। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी। 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1899 में बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सैन्य दल की स्थापना की। 1904 में इंडियन ओपिनियन पत्रिका और फिनिक्स फार्म की शुरुआत की। 1906 में ट्रांसवाल में एशियाटिक अध्यादेश के खिलाफ पहला सत्याग्रह आरंभ किया। 1907 में ट्रांसवाल में एशियाई लोगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पास के खिलाफ सत्याग्रह किया, यानी ब्लैक एक्ट के खिलाफ। 1908 में जोहान्सबर्ग में इनको पहली बार जेल की सजा हुई, और 1910 में जोहान्सबर्ग के पास टॉल स्टाय फॉर्म यानी बाद में गांधी फॉर्म की स्थापना। 1913 में केप टाउन में गैर ईसाई विवाहों की मान्यता न होने के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किया इन्होंने, और 1915 में दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत लौट गए, और बोअर युद्ध के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सैन्य दल की स्थापना के लिए कैसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित हुए। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग गांधी जी का योगदान के बारे में देखते हैं कि गांधी जी ने कैसे योगदान दिया था। तो सबसे पहले गांधी जी जनवरी 1915 में भारत पहुंचे, यानी मुंबई। उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, यानी गांधी ने कोचराब में 20 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1916 में सक्रिय राजनीति से परहेज किया, और गांधी ने 1917 में पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद गांधी ने फरवरी 1918 में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था।
उसके बाद गांधी ने मार्च 1918 में पहली बार असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया, जिसे हम लोग खेड़ा आंदोलन के नाम से या खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने 13 अप्रैल 1919 को विरोध जताते हुए बंगाल का स्वर्ण पदक लौटा दिया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया और नवंबर 1919 में गांधी जी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए और गांधी जी ने 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। उसके बाद है कि गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर इन्होंने गांधी जी ने 1925 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर संरचनात्मक केंद्रों पर या कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया और गांधी ने 1927 में राजनीति में पुनः शुरुआत की और गांधी जी ने मार्च 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ किया और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी ने पुनः संन्यास लिया और 1934 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की और गांधी जी ने 1940 में राजनीति में पुनः प्रवेश किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने 1942 में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसके बाद गांधी जी को आगा खान पैलेस में 1942 से 1944 तक हिरासत में रखा गया और गांधी जी ने 1945 से 1946 के दौरान कांग्रेस में अपने प्रभाव में गिरावट देखी। गांधी ने सांप्रदायिक शांति बहाल करने के लिए नोआखली और कलकत्ता की नोआखली के और कलकत्ता की यात्रा की। उसके बाद गांधी जी 1947 से में माउंटेन योजना से व्यथित थे और गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा 1948 में कर दी गई। दक्षिण अफ्रीका प्रकरण के बारे में और डिटेल में हम लोग जाने तो वह वर्ष 1893 में एक मुवक्किल दादा अब्दुल्ला से जुड़े एक कानूनी मामले के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को देखते हुए उन्होंने इस तरह के अन्याय के खिलाफ भारतीय श्रमिकों को संगठित करने के लिए वहां रुकने का फैसला किया। क्योंकि श्रमिकों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था, उन्हें कुछ निर्धारित एवं अस्वच्छ स्थानों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं संघर्ष का उदारवादी चरण यानी 1894 से 1906। आधिकारिक चैनलों के माध्यम से समस्या निवारण की आशा करते हुए उन्होंने ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के समक्ष याचिकाएं और ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। उन्होंने विभिन्न भारतीय समूहों को एकजुट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया। उसके बाद है निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण जो कि 1906 से 1914 तक चला। पहला सत्याग्रह उस कानून के खिलाफ था जिसके तहत भारतीयों को उंगलियों के निशान के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता थी और उनके अन्य आंदोलन भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध, मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य घोषित करने वाले नियमों के विरुद्ध थे। आंदोलन में भेदभावपूर्ण प्रावधानों की अवहेलना करने के क्रम में असहयोग और दंड सहना शामिल था। भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के समर्थन में जनमत जुटाया और यहाँ तक कि उन्हें वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग से निंदा का शिकार भी होना पड़ा। अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने मतदान कर, पंजीकरण प्रमाण पत्र और भारतीय संस्कारों के अनुसार विवाह से संबंधित प्रमुख भारतीय मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में गांधी का आगमन यानी जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे और जनता की स्थिति को समझने के लिए एक वर्ष तक देश का दौरा किया और शुरू में कोई भी राजनीतिक पद लेने से परहेज कर दिया। उन्होंने उदारवादी राजनीति पर संदेह व्यक्त किया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 1915 में गांधी जी के भारत लौटने पर गोखले ने उनसे वादा लिया कि वे पूरे एक वर्ष तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि वे देश भर में यात्रा करें ताकि भारत की जमीनी हकीकत को देख और समझ सकें। यह एक ऐसा देश है जिससे वे इतने लंबे समय से दूर थे। गांधी जी ने यह वादा निभाया भी था। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका कारण ये था कि चंपारण यानी बिहार में किसानों को नील के उत्पादकों द्वारा तीन कठिया प्रणाली के तहत शोषित किया जाता था। यह व्यवस्था यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा 19वीं सदी के प्रारंभ में लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने वाला पहला किसान आंदोलन था।
स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने और किसानों की स्थिति को जानने का आग्रह किया। इस आंदोलन में अन्य प्रमुख नेताओं ने गांधी जी का साथ दिया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी शामिल थे। चंपारण पहुंचने पर गांधी जी को क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह गांधी जी का पहला नागरिक अवज्ञा प्रदर्शन था, जो अन्य नेताओं जैसे तिलक और एनी बेसेंट के रूप से भिन्न था, जिन्होंने ऐसे आदेशों का पालन किया था। प्रारंभिक विरोध के बाद गांधी जी को एक सहकारी समिति के साथ जांच करने की अनुमति मिली और उन्होंने 8,000 किसानों से साक्ष्य एकत्रित किए और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत किया। बिहार और उड़ीसा की औपनिवेशिक प्रांतीय सरकार ने एक औपचारिक जांच समिति का गठन किया, जिसे आमतौर पर चंपारण कृषि समिति या चंपारण कृषि जांच समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति का गठन गांधी जी और तत्कालीन सरकार के बीच हुए एक समझौते का परिणाम था। गांधी जी ने तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने और किसानों से ली गई अवैध वसूली के लिए मुआवजे की मांग की। गांधी जी ने किसानों को 25% मुआवजा दिलाने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप नील उत्पादकों ने एक दशक के भीतर क्षेत्र को छोड़ दिया था। यह भारत में गांधी जी की पहली सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, यानी पहली सफलता थी। इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध की नींव रखी और भविष्य के आंदोलनों के लिए एक मिसाल स्थापित किया। इस आंदोलन में ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा जैसे प्रमुख नेताओं ने भी योगदान दिया था। अब हम देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि पहला भूख हड़ताल था। ये फरवरी 1918 में शुरू हुआ था। विवाद का कारण ये रहा कि अहमदाबाद के सूती मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को समाप्त करने को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ था। मजदूरों ने प्रथम विश्व युद्धकालीन महंगाई के चलते 50% वेतन वृद्धि की मांग की, जबकि मिल मालिक केवल 20% वृद्धि करने को तैयार थे। मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया साराभाई ने गांधी जी से इस विवाद में मध्यस्थता करने का अनुरोध किया और अंबालाल से मित्रता के बावजूद गांधी जी ने मजदूरों का समर्थन किया और उन्होंने 50% वृद्धि की मांग की बजाय 35% वेतन वृद्धि का सुझाव दिया। तनाव बढ़ा जब मिल मालिकों ने मजदूरों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया और उनकी जगह मुंबई से बुनकरों को लाने की कोशिश की गई। गांधी जी ने मजदूरों से अहिंसक हड़ताल का आह्वान किया और शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया था। जब मजदूर थकने लगे और बैठकों में उपस्थिति कम होने लगी, तो गांधी जी ने अनशन पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने भूख हड़ताल करके मजदूरों के मनोबल को बढ़ाया और अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई। गांधी जी के अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव बनाया कि वे विवादों को गंभीरता से हल करें। अंततः मिल मालिक विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष ले जाने के लिए तैयार हो गए और न्यायाधिकरण ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय सुनाया और उन्हें 35% वेतन वृद्धि दी गई। यह भारत में अहिंसक श्रमिक आंदोलनों की पहली बड़ी जीत थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये पहला असहयोग आंदोलन था, जो कि मार्च 1918 में शुरू हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण सूखा और फसल खराब होने के कारण किसानों ने भूमि राजस्व कर देने से इनकार कर दिया। किसानों ने राजस्व संहिता के आधार पर कर माफी के लिए याचिका दायर की। सरकार ने किसानों की याचिका खारिज कर दी और कर संग्रहण बंद करने से इनकार कर दिया और न चुकाने पर किसानों की संपत्ति जब्त करने की धमकी दी गई। गांधी जी ने किसानों का आध्यात्मिक नेतृत्व किया और न चुकाने की अपील की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने व्यवहारिक नेतृत्व प्रदान किया और गांधीवादी कार्यकर्ता जैसे नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास ने ग्रामीणों को संगठित किया और समर्थन जुटाया। आंदोलन को खेड़ा के विभिन्न और जातीय और वर्गीय समूहों का समर्थन मिला। गुजरात के अन्य हिस्सों के लोगों ने आंदोलनकारियों की सहायता की और उनके परिवारों और संपत्तियों को आश्रय दिया। जब्त जमीन खरीदने वालों को सामाजिक बहिष्कार किया गया और सरकार ने अंततः भूमि कर को वर्तमान और अगले वर्ष के लिए निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की और कर दरों में वृद्धि कम की गई और जब्त की गई सारी संपत्ति लौटा दी गई। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी की राजनीतिक शैली एवं अहिंसक आंदोलन की कार्यप्रणाली के जीवंत उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से ठीक पहले पेश किया गया था। यह राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसका आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में असंतोष को दबाने
और राजनीतिक अशांति को शांत करने के लिए असाधारण शक्तियों से सशक्त बनाना। रॉलेट रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का प्रयोग करने की कोशिश की। राजद्रोह संबंधी मामलों की जांच के लिए स्थापित किया गया था रॉलेट कमीशन को, और इसने कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के निर्वासन करने या कारावास जैसी गंभीर सजाओं की सिफारिश थी। इस एक्ट के तहत निम्नलिखित प्रावधान थे कि बिना मुकदमे के कारावास और सुनवाई के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, बिना ज्यूरी के सुनवाई, और राजद्रोह के संकट पर या राजद्रोह के संदेह पर बिना वारंट की गिरफ्तारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन और बिना कानून सहायता के गुप्त सुनवाई। इस अधिनियम को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों के सर्वसम्मत विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल थी। विरोध स्वरूप उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस अधिनियम ने अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता पर अस्थायी युद्धकालीन प्रतिबंध लगा दिए, प्रेस पर नियंत्रण और कथित आतंकवाद एवं क्रांतिकारी रणनीतियों से निपटने के लिए सरकारी शक्तियों को बहाल किया गया। गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून करार दिया, जिसके कारण व्यापक विद्रोह प्रदर्शन हुए, जिसमें 6 अप्रैल 1919 को शुरू हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी शामिल थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह, पहली जन हड़ताल। सरकार के दमनकारी उपायों के आलोक में गांधी जी ने व्यापक जनसंख्या की भागीदारी का आग्रह करते हुए जन विरोध और सविनय अवज्ञा का आह्वान किया। उन्होंने होम रूल लीग, मुस्लिम समूहों और सत्याग्रह सभा जैसे राजनीतिक प्रमुखों का उपयोग किया। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह की शुरुआत हुई। हालांकि कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। दिल्ली में 30 मार्च को हुई एक हड़ताल के परिणाम स्वरूप काफी हिंसा हुई, जिसने अन्य क्षेत्रों में अशांति के लिए एक मिसाल कायम की। पंजाब क्षेत्र में युद्धकालीन दमन, जबरन भर्ती और बीमारियों के कारण तनाव बढ़ गया था। विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार ने हिंसक कार्रवाई की, जिसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विमानों के उपयोग सहित गंभीर दमन की खबरें मिली। गांधी जी ने स्थिति को शांत करने के लिए पंजाब जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बॉम्बे निर्वासित कर दिया गया, और उनके आगमन पर उन्होंने बॉम्बे और अपने गुजरात में उथल पुथल देखी, जिसके कारण वे वहीं रुक गए और अशांति को संबोधित किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर यानी पंजाब हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित दुकानें बंद करके नाराजगी दिखाई गई। राष्ट्रवादी नेताओं में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के कारण विरोध प्रदर्शन और भी तीव्र हो गया था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने व्यवस्था बहाल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया, और इसकी उद्घोषणा 13 अप्रैल को हुई, और इसमें जुलूस, प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। सैनिकों ने जालियांवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कर दी, जिसमें हजारों लोग हताहत हुए थे। कांग्रेस का अनुमान है कि इस कांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हुए। इसके परिणाम स्वरूप पंजाब में मार्शल लॉ, निवासियों पर क्रूरता और सार्वजनिक कोड़े लगाना और अपमानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, और यह महसूस किया कि शैतानी शासन के साथ सहयोग असंभव था। गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया, और कहा कि उन्होंने ये कहा कि यह उनकी एक हिमालयी भूल है। भगत सिंह की सक्रियता को प्रभावित किया, और बाद में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। मशहूर गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। उनका जन्म 1901 में हुआ था। वे पटना बिहार के एक उर्दू शायर थे। उन्होंने यह गीत जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लिखा था। यह गीत पहली बार 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में सुनाया गया था, और 1921 में यह उर्दू दैनिक सप्ताह यानी उर्दू दैनिक समाचार पत्र सबाह में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है हंटर समिति। जालियांवाला बाग नरसंहार ने एक जांच को प्रेरित किया, इसलिए भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने अव्यवस्था जांच समिति की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से हंटर समिति के रूप में जाना जाता है। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे। इसका उद्देश्य था कि बंबई, दिल्ली और पंजाब में उपजी हिंसा एवं उत्पात के कारणों तथा उठाए गए कदमों की जांच करना। इन समिति में 3 भारतीय सदस्य थे। सर चीमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति थे। दूसरे थे पंडित जगत नारायण, ये वकील और विधान परिषद के सदस्य थे।
और तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर राज्य के एक वकील थे। हंटर समिति की रिपोर्ट मार्च 1920 में आई और इस रिपोर्ट के अनुसार डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसकी गोलीबारी से पहले तितर-बितर होने के लिए नोटिस न जारी करने के कारण निंदा की गई। उसे अधिकार की सीमा से बाहर जाने के लिए दोषी ठहराया गया। अल्पसंख्यक रिपोर्ट यानी भारतीय सदस्य का आकलन, निर्दोष लोग मौजूद थे इसमें और जालियांवाला बाग से पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी और डायर के कार्यों को अमानवीय तथा गैर ब्रिटिश माना गया था। क्षतिपूर्ति कार्रवाई अधिनियम यानी कार्रवाई से पहले पारित अधिकारियों को कानूनी परिणामों से सुरक्षित किया गया और व्हाइट वॉशिंग बिल के रूप में आलोचना की गई। विंस्टन चर्चिल ने रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए डायर के कृत्यों को खतरनाक पाया और मार्च 1920 में डायर को बर्खास्त कर दिया गया। डायर की सर्वत्र निंदा नहीं की गई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में समर्थन किया गया। रूडयार्ड किपलिंग सहित कई लोगों ने उसके लिए धन जुटाया था। स्वर्ण मंदिर के गुरु ने डायर को सम्मानित किया, जिससे सिख तीर्थ प्रबंधन सुधार की मांग तेज हो गई और तीर्थ प्रबंधनों के प्रति असंतोष का परिणाम था गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। कांग्रेस कमेटी जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, M.R. जयकर और गांधी जी थे, इन्होंने डायर के कृत्य की अमानवीय के रूप में आलोचना की तथा माना कि पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने का कोई औचित्य नहीं था।